हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। देखिए, कल की वीडियो में हमने विभिन्न यौगिकों के रासायनिक नाम और उनके अणुसूत्रों के बारे में अध्ययन किया था। कुछ संयोजकताओं के बारे में हमने यहां पर अध्ययन किया था कल। हल्का से मैं आपको दोबारा से बता दूं कि बैलेंसी या संयोजकता किसे कहते हैं। किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। बात आती है कि संयोजकता का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो देखिए, संयोजकता का निर्धारण कैसे करते हैं कि तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 होती है, यदि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 बचते हैं तो उस समय उनकी संयोजकता भी क्रमशः 1 2 3 4 ही रहती है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 रहती है, 2 है तो 2 रहती है, 3 है तो 3 और 4 है तो 4 रहती हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5 6 7 8, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 बचने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 8 में से घटा दिया जाता है। तो वहां पर 8 - 5 = 3, 8 - 6 = 2, 8 - 7 = 1 और 8 - 8 = 0। तो वहां पर इस तरीके से संयोजकता निकल के आती है 3 2 1 0। इस तरीके से अपन वहां पर संयोजकता ज्ञात करते हैं। मैंने आपसे कल कहा था, कल की वीडियो में, कि आप सभी परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक की संयोजकता ज्ञात करके देखेंगे। आशा करता हूं कि शायद आपने जरूर निकाली होंगी। आज हम यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपके लिए ले रहे हैं आपके सिलेबस से, अम्ल, क्षार व लवण। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हम यहां पर ले रहे हैं। इसमें कुछ हम आपके लिए रासायनिक समीकरणों का अध्ययन कराएंगे जो आपके बहुत काम की होती हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें अम्ल के बारे में। देखिए, अम्ल जो होता है उसको इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। एसिड शब्द एसिडस शब्द से बना है। एसिड शब्द एसिडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टापन या खट्टे। अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल जो होते हैं उनका एक विशेष गुण होता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। साथ में ही ये जल में H+ आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। इनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लों की जहां तक बात करें तो कुछ प्राकृतिक अम्ल होते हैं, जैसे कि ऑक्सैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये सभी प्राकृतिक अम्ल हैं। कुछ रसायनों से बने होते हैं, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ये आपके कृत्रिम अम्ल हैं, रसायनों से बनाए गए हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। इसी प्रकार से क्षारों के भी कुछ विशेष गुण होते हैं। क्षार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं तथा स्पर्श में साबुन की तरह चिकने होते हैं। स्पर्श में साबुन की तरह चिकने होते हैं। ये इनमें जो गुण होता है अम्ल के विपरीत होता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। इनके जलीय विलयन भी विद्युत के सुचालक होते हैं। उदाहरण तौर पर बात करें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्षारों की श्रेणी में आते हैं। MgOH का होल ट्वाइस,
CaOH का होल ट्वाइस, ये सभी क्षारों में आते हैं। बात आती है कि लवण क्या चीज होती हैं। सामान्य अध्ययन कर रहे हैं हम यहां पर इन चीजों का। लवण क्या होते हैं? देखिए, जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने पर लवण और जल का निर्माण करते हैं। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने पर लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इन उदासीनीकरण अभिक्रियाओं में अम्ल के द्वारा क्षार का प्रभाव, क्षार के द्वारा अम्ल का प्रभाव नष्ट कर दिया जाता है और जो लवण प्राप्त होता है वो कैसी प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का लवण हमारे लिए प्राप्त होता है। ये आपकी तीनों चीजें नॉर्मल रूप पर हो गई, अम्ल, क्षार और लवण। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है आपके लिए रासायनिक समीकरण समझाने का, कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों को, यौगिकों को प्रतीकों के रूप में निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों के रूप में निरूपित करना ही, या उनको प्रतीकात्मक रूप में निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैं आपको यहां पर उदाहरण के तौर पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिख देता हूं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस जल। इसका हमारे लिए प्रतीकात्मक निरूपण करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl, बनता है सोडियम क्लोराइड। कैसे बनेगा? देखिए, यहां पर Na पर प्लस आवेश है, OH पर माइनस आवेश है, H पर प्लस है, Cl पर माइनस है। ये Na क्रिया करेगा इसके Cl से और ये H क्रिया करेगा इसके OH से, क्योंकि धनावेश ऋणावेश से क्रिया करता है और ऋणावेश धनावेश से क्रिया करता है। तो देखिए, NaCl से क्रिया करेगा, यहां पर बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl, जो किसका सूत्र है? सोडियम क्लोराइड का। प्लस ये H क्रिया करेगा OH से और ये बनाएगा H2O, किसका सूत्र है? जल का। किसका सूत्र है? जल का। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रतीकात्मक रूप से निरूपण किया जाता है। मैं कुछ और रासायनिक अभिक्रिया यहां पर आपके लिए बता रहा हूं। N2 प्लस H2 बनता है NH3। N2 प्लस H2 बनता है NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर के अमोनिया गैस का निर्माण करती हैं। तो देखिए, अब बात याद है साहब, N और H से NH3 कैसे बन गो? तो मैंने आपके लिए जो चीज बताई थी गत उस वीडियो में संयोजकता के बारे में। देखिए, दो चीजें क्रिया कर रही हैं, N और H। तो N जो होता है इसकी संयोजकता होती है 3 और H की होती है 1। N की संयोजकता कितनी होती है? 3 और H की होती है 1। ठीक है, निकाल लीजिए। N का परमाणु क्रमांक है 7। 2 इलेक्ट्रॉन K कोष में, 5 इलेक्ट्रॉन L कोष में। मैंने आपसे कहा था जब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 5 से अधिक होते हैं या 5 होते हैं तो 8 में से घटा दिया जाता है। कितने आ गए? 3। तो N की 3 और H की 1 होती है।
जब यौगिक बनता है तो संयुक्ताएं परस्पर बदल जाती हैं। N के पास आएगा 1 जिसको हम लिखते नहीं हैं, और H के पास जाएंगे कितने 3, तो आपको बन गया NH3। अमोनिया का निर्माण होता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण तो हम लिखते हैं, लेकिन इन रासायनिक समीकरणों का संतुलित होना भी आवश्यक होता है। अब रासायनिक समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, देखिए ध्यान से देखें आप, बहुत सरल तरीका आपके लिए बताऊंगा। यहां पर देखिए N के कितने परमाणु हैं, यहां पर 2। N के कितने परमाणु, यहां पर 2। देखिए यहां से यहां तक के जो है इनको कहते हैं अपन अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और इधर के वालों को कहते हैं अपन उत्पाद। इनको क्या कहते हैं, उत्पाद। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व परस्पर अभिक्रिया करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व परस्पर क्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। और अभिकारकों की क्रिया करने के पश्चात जो नए पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व परस्पर अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और अभिकारकों की क्रिया करने के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। देखिए यहां पर N के कितने परमाणु हैं, 2। यहां पर N का कितना परमाणु है, 1। तो देखिए समीकरण को संतुलित करते समय यहां पर हमें N के कितने करने होते हैं, 2 करने होते हैं। तो क्या करेंगे हम, N के आगे कितने लगा देंगे, 2। एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि N के यहां पर नीचे 2 लग रहा है, तो आप ऐसा नहीं करें कि N के नीचे यहां पर 2 लगा दें, आपका समीकरण गलत हो जाएगा। जब भी हम संतुलित करते हैं और कोई भी संख्या बढ़ाते हैं तो उसके हमेशा सामने बढ़ाई जाती है। N के यहां पर 2, N के हमने यहां पर कितने कर दिए हैं, 2। आगे चलें, H के कितने यहां पर 2, H के यहां पर कितने हैं, 3 बोलेंगे आप, निश्चित है आप ये कहेंगे H के 3 है सर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर इस सबके आगे कितना लगा हुआ है, 2, तो 3 2 कितने है H के 6, कितने हो गए H के यहां पर 6, और यहां पर H कितने रह गए, 2। अब 6 कब होंगे, जब कितने गुणा करें इससे, 3 का। कितने हो गए, अब 3 दूनी 6, यहां पर भी 3 दूनी 6। अब आपकी समीकरण संतुलित है। तो बार देख रहे हैं, N के यहां पर 2, N के यहां पर 2, H के यहां पर 6, H के यहां पर भी 6, आपकी समीकरण संतुलित है। और देखें रिएक्शन, H2 प्लस O2 बनता है H2, H2 प्लस O2 बनता है H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर के जल का निर्माण करती हैं। देखिए H है और एक कौन है, O। H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, संयुक्ता भी 1 होगी, और ऑक्सीजन की संयुक्ता होती है 2। जब यौगिक बनता है बदल जाती हैं, H के पास आते हैं 2, O के पास जाते हैं 1, जिनको अपन लिखते नहीं है। क्या गया, H2O। समीकरण संतुलित करके देखते हैं, H के यहां पर 2, H के यहां पर भी 2, H बराबर है O के यहां पर 2, लेकिन O का यहां पर कितना है, केवल 1 परमाणु, इस तरफ O खाली। तो O के हमें कितने करने हैं, 2 करने, इसलिए 2 लगा देते हैं इसके आगे। ध्यान रखना आगे 2 लगाना है और कहीं लगाना है। तो O के कितने हो गए, 2, O के यहां पर कितने हो गए, 2। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई कि H के, देखिए H के हो गए यहां पर 2 दूनी 4, और H के यहां पर कितने, केवल 2। तो इसलिए यहां पर भी H का कितना लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो 2 दूनी 4, यहां पर भी 2 दूनी 4। अब आपकी समीकरण संतुलित है। और रिएक्शन देखें, N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 बनता है NO। देखिए 3 प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, NO, N2O और NO2। मैं यहां पर इसको आपके NO से बता रहा हूं। तो N2 प्लस O2 बनता है NO। N के कितने, 2, O के कितने, 2, इसके लिए क्या करते हैं, इसके आगे 2 लगा देते हैं, समीकरण संतुलित हो जाती है आपकी। और समीकरण देखते हैं हम यहां पर, S प्लस O2 बनता है SO2। सल्फर और ऑक्सीजन गैस मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती हैं। देखिए S के यहां पर 1 है, S के यहां पर भी 1 है, बराबर है। O के यहां पर 2 है, O के यहां पर भी 2 है, संतुलित है समीकरण ऑलरेडी। और देखें, CaO प्लस H2O बनता है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब क्रिया करते हैं
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजे हुए चूने का निर्माण होता है। समीकरण संतुलित करके देखें, Ca का यहां पर 1, Ca का यहां पर 1, O के यहां पर 2, O के यहां पर भी 2, H के यहां पर 2, H के यहां पर भी 2। समीकरण संतुलित है। और देख लें आप समीकरण, Mg प्लस O बनता है, सॉरी, Mg प्लस O2 बनता है MgO। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस, जब मैग्नीशियम के फीते का दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। देखिए Mg के यहां पर परमाणु 1, Mg का परमाणु यहां पर 1, O के परमाणु यहां पर 2, O का परमाणु यहां पर 1। क्या करेंगे, इसका कितने लगाएंगे, 2। O के कितने हो गए, 2, O के यहां पर कितने हो गए, 2, लेकिन Mg के कितने हैं यहां पर 2, और Mg के यहां पर कितना है, केवल 1, इसलिए यहां पर Mg का कितना लगा देते हैं, 2। अब ये आपकी समीकरण संतुलित है। अब तक कि मैंने जो आपके लिए उदाहरण आपके लिए बता रहा था, इन सभी में पीछे की तरफ केवल एक ही उत्पाद बन रहा है सभी में, और जब एक ही उत्पाद बनता है तो वो अभिक्रियाएं होती हैं सभी संयोजन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर अभिक्रिया करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये आपके समीकरण थे संयोजन अभिक्रियाओं के। आगे बात करते हैं देखिए कुछ बड़ी रिएक्शनों की तरफ चलते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। जब इसकी क्रिया लोहा के साथ कराई जाती है, Fe सूत्र होता है किसका, लोहे का, आयरन का। जब इसकी क्रिया आयरन के साथ कराई जाती है तो आयरन के साथ कराने पर देखिए Cu पर प्लस आवेश है, SO4 पर माइनस है, Fe पर प्लस आवेश है, इसलिए Fe क्रिया करता है SO4 से, यहां से Cu को हटा देता है, विस्थापित कर देता है, और ये बनाता है FeSO4 प्लस बनता है Cu, ये बनता है आयरन सल्फेट। और प्लस में कॉपर विस्थापित हो जाता है। इसी प्रकार से CuSO4 प्लस Zn, कॉपर सल्फेट क्रिया जिंक धातु से कराते हैं तो वही बनता है ZnSO4 प्लस Cu। जिंक सल्फेट बनता है और बनता है कॉपर धातु बनती है, एक है FeSO4 प्लस Zn, यहां पर भी जिंक सल्फेट बनता है और प्लस में Fe निकलता है। ये सारी रिएक्शन ऑलरेडी संतुलित हैं, इनको हमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। Mg प्लस HCl, Mg क्रिया करेगा Cl से और ये बनाएगा MgCl2 प्लस H2। मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब ये कहेंगे साहब MgCl2 कैसे बना, तो देखिए Mg और Cl क्रिया करते हैं, Mg का संयुक्ता 2 होती है, Cl की -1 होती है, बदल जाती है आपस में, 2 चली जाती है Cl के पास में, Mg के पास आता है 1, इससे बनता है MgCl2। Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 बनता है जिंक सल्फेट, ये Zn क्रिया करेगा SO4 से बनाएगा ZnSO4 और प्लस बनेगा इसमें H2। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। आप बार बार करोगे इनको तो आपको प्रयास करने पर आप किरोटिन में आ जाएंगे। तो आज हमने पढ़ा रासायनिक समीकरणों के बारे में। कल की कक्षा में आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।